हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हमने आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया, जो कि आपको क्लास 9th की बायोलॉजी होने वाली है, वो भी प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड की। तो बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्यारे साथियों कोशिका, जो कि जीवन की आधारभूत या फिर मूलभूत इकाई होती है। इस चैप्टर में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे को हम बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे आपके फ्यूचर में, सारे कंपटीशन एग्जाम में इस कोशिका वाले चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन होने वाला है, इसमें हम कह रहे हैं आपको 100% ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। और ये क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो काफी 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बता रहा है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस वैज्ञानिक ने जो कोशिका, जिसे हम जीवन की आधारभूत इकाई या फिर हम ये कह सकते हैं कि विदाउट कोशिका यानी कि बिना सेल की जीवन संभव ही नहीं है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें सब में कोशिकाएं पाई जाती है और हम लोग अपनी बात करें तो हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो कोशिका है, इसकी खोज सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट, कौन से वैज्ञानिक ने किया था प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में देखा। किससे देखा, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने अपनी खुद की बनाई उन्नत माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने एक मधु क्या कहते हैं वो पतली काट में कॉर्क की पतली काट में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान जकड़ा हुआ एक कंपार्टमेंट इस प्रकार का देखा। इस प्रकार के बॉक्स को उन्होंने वो देखे, जिस बॉक्स का नाम प्यारे बच्चों उन्होंने रखा कोशिका। किसने रखा, तो रॉबर्ट हुक साहब ने। एक और इंपॉर्टेंट बातें, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कोशिका की तो खोज की, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि कोशिका मतलब मृत कोशिका यानी कि मरा हुआ कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। तो प्यारे साथियों, आपको रॉबर्ट हुक साहब जो किए थे ना सबसे पहले खोज कोशिका का, वो कोशिका मरा हुआ ही था। ठीक है, तो मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में देखा या फिर खोज किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर प्रश्न जो है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। भाई साहब बताइए, आज जो कोशिका है, दुनिया में जितने भी चीज आप देख रहे हैं, जितने भी वस्तु है, सभी में कोशिका पाई जाती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था। इस प्रश्न का जवाब देंगे, दुनिया में जितने भी जीव है ना भैया, सभी कोशिकाओं से बने। दुनिया में जितने भी जीव हैं, सारे के सारे क्या बने, कोशिका से बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और यह जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बिना कोशिका का जीवन ही संभव नहीं है। जीवित कोशिका में मूलभूत काम करने की क्षमता होती है। जो कोशिका जीवित होते हैं ना, जो जिंदा वाले कोशिका होते हैं, उसके अंदर एक काम करने की क्षमता होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो तो इसको क्या बताना है, जितने भी जीव हैं दुनिया में, जितने भी जीव है सभी कोशिकाओं से बने हैं और जीवित कोशिकाओं में एक अपनी मूलभूत काम करने की क्षमता होती है और इसी वजह से इस कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ये आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपके सामने करने वाले हैं, सारे के सारे वीवीआई होंगे। टोटल के टोटल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना और देखना है। चलिए प्रश्न 3 में देखें तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। ये जो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है
पादप कोशिकाओं में प्यारे बच्चों मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उसमें आपको कोशिका भित्ति पाया जाता है, जीव हम लोगों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करें तो यानी कि सेल वॉल, इंग्लिश में इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ये आपको पादप यानी कि पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप मतलब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे वाले कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें हम, चौथे प्रश्न की, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है, मतलब एक्टिव श्वसन स्थल है? कौन से कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब बाबू कोशिका के अंग, कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसकी हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको देखना। तो यहाँ सवाल है कौन से कोशिका के अंग हैं जो सक्रिय श्वसन स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कॉन्ड्रिया कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉन्ड्रिया कर लीजिएगा, डॉ लगा के इस तरह से। ठीक है, कॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका का अंग है जिसे हम सक्रिय श्वसन स्थल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो किस क्वेश्चन बोला जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग्स। कौन से कोशिका के अंग हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेलिज हैं जिसको आत्महत्या की थैली या फिर हम कह सकते हैं सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो आपको बताना है भैया लाइसोसोम, जिस इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। जब हमारे बॉडी में कोशिकाएं काम करती है और हमें शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, उस जगह पे आप देखना कट जरा सा लग जाए या फिर ब्लड वहां पे जम जाता है, तो वहां की जो कोशिका होती है उस जगह की, मान लो अगर हमारे स्किन पे कहीं चोट लग जाती है तो यहाँ पे ब्लड सा जम जाता है, तो यहाँ की जो कोशिका है ना प्यारे बच्चों, वहां की कोशिका मर जाती है। तो वहां जो कोशिका डेड हो जाती है, मर जाती है, तो इसी लाइसोसोम के पास एक एंजाइम पाया जाता है जो अपने इस एंजाइम को वहां पे छिड़क करके वहां की कोशिकाओं को खत्म कर देती है, साफ कर देती है, और वहां पर एक फिर नया कोशिका जन्म लेता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के अंदर हमारी स्किन प्रॉपर ठीक होने लगती है। बिना मेडिसिन की भी छोटी मोटी चोटें लगती है तो हम देखते हैं बिना दवाई का भी ओके हो जाते हैं, इसी वजह से कि लाइसोसोम अपना एंजाइम को वहां छींटता है, जहां की कोशिका डेड हो जाती है, वहां की कोशिकाओं को साफ करने के बाद वहां पर फिर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है और नया कोशिका बन के आता है, तो हमारी स्किन प्रॉपर ठीक हो जाती है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका जो है, ये जो सेल है, इसके सेल में ये होता है केंद्रक, और इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गेनेलिज होते हैं, मतलब कोशिका के अंग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपको सेंट्रोसोम, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं। तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि कोशिका, इस कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? याद रखना है, तो बताना राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम जो होते हैं उसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, मतलब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो किस कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? राइबोसोम। अगला प्रश्न की बात करें तो लवक कहां पाया जाता है? लवक को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स। याद रखना है, लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि लवक यानी कि प्लास्टिड्स कहां पाया जाता है? तो याद रखना है सिर्फ पादप कोशिकाओं में, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं ना उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें लवक पाए जाते हैं। उस कोशिका के अंदर यानी पेड़ पौधे में जो पाए जाने वाले कोशिका है, उस कोशिका के अंदर आपको लवक यानी कि प्लास्टिड पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिसमें डीएनए, डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए पाया जाता है। कोशिका के किन्हीं दो अंग के नाम बताने हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों कोशिका के ऐसे दो अंग आपको माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लास्टिड्स है, यही दो अंग हैं जिसके अंदर डीएनए यानी डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ओके, अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखिए प्रश्न संख्या 9 में
भोजन का संपूर्ण यानी पूरा का पूरा भोजन ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ये ऐसा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 10 में ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप 9th का एग्जाम अगर देते हैं तो आपको फाइनली ये सब क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से आएंगे। तो चलिए, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है, मतलब एक मेन अंतर क्या है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली? तो प्यारे साथियों, ये जो कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल कहते हैं ना, अभी जस्ट हमने बताया था पहले, कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, मतलब मड़ी हुई होती है, ठीक है, और कड़ी मतलब टाइट होता है। जबकि कोशिका झिल्ली की बात करें तो अर्ध पारगम्य एवं सजीव होता है। अर्ध पारगम्य मतलब आधा आर पार हो जाता है, साथ ही साथ ये सजीव होते हैं, ठीक है। तो मूल अंतर इसका ये हो जाएगा, कोशिका भित्ति आपकी कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली की बात करें तो अर्ध पारगम्य एवं सजीव होती है। क्लियर है? 11 नंबर प्रश्न की बात करें, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? ये जो कोशिका झिल्ली है जिसको अर्ध पारगम्य एवं सजीव कह रहे हैं, तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है। पारगम्य अर्ध पारगम्य मतलब थोड़ा आर पार होगा, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है, सब पदार्थ नहीं। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, मतलब चयन करके ही अपने अंदर लेते, जो इनको जरूरत का होगा ना कोशिका झिल्ली, जो उसको लगेगा कि ये चीज कोशिका के अंदर आना जरूरी है, तो वो आपको देखिए कोशिका झिल्ली कहाँ होता है, ये रहा आपका मान लीजिए सेल, इसके बाहर वाले जो आवरण होते हैं ना, बाहर वाले आवरण जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कोशिका को रक्षा प्रदान करते हैं, ये आपको कोशिका झिल्ली होता है बाहर से। और ये क्या करते हैं, इस कोशिका को जो चीज चाहिए ना, जो आवश्यक चीज है, उसी चीज को ये अंदर जाने देंगे या फिर इसके अंदर से बाहर जाने देंगे। समझ रहे हैं? तो ये होता है कोशिका झिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 12 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या है, क्या पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे वाले जो कोशिका उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, सेंट्रोसोम हम लोगों के कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रोसोम मानव कोशिकाओं में पाया जाता है, जीव के कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में, जो पेड़ पौधे में, यानी हमने क्या बोला आपको, कोशिका दुनिया की हर चीजें में मिलती है, तो पेड़ पौधे में भी कोशिका है, तो पेड़ पौधे वाले जो कोशिका है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न यानी 13 नंबर की बात करें, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है भैया? तो बताना है कोशिका में। ये गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस आपको जो है कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, ये कोशिका के अंग है। अगले प्रश्न की बात करें, 14 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है बाबू? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वाद संचय का काम करता है, मतलब टेस्ट को बताने का काम करता है ये, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अगले प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर है, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे बच्चों, अंतःप्रद्रवी जालिका आपके दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है खुरदरी, या फिर इसे आप कह सकते हो दानेदार। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, यानी कि इसे इंग्लिश में अगर बात करें तो अभी हम जस्ट बोले थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है, पहला हो जाता है चिकनी यानी कि स्मूथ वाला, दूसरा होता है रफ वाला। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, पहला चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा दानेदार, या फिर हम इसे लिख सकते हैं खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें 16 नंबर, कौन सा कोशिकीय रचना जीन वाहक है? जीन जीन समझ रहे हैं? तो जीन वाहक आपका डीएनए है, याद रखना है, कौन से कोशिकीय रचना जीन वाहक होते हैं? तो भैया डीएनए, डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगले प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, 17 नंबर में पूछा जा रहा है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखते हैं? तो जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका अपने आप में डिवीजन करती है ना, उस टाइम पे, जब सेल का डिवीजन होता है उस टाइम पे क्रोमैटिन का जो धागा वो क्रोमोसोम की तरह दिखता है, ठीक है। अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके सामने, वो है जीन किसे कहते हैं? देखिए
डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के कि जब डीएनए काम करता है तो उसके जो खंड होते हैं उस खंड को हम जीन कहते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो निर्माण है वो किस किस से बनता है, तो इसका प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा एलिकीन से, मैट्रिक्स से, क्रोमेट्रिक्स से, उसके बाद क्रोमिनीमाइटा और सेंट्रोमियर, इन सभी चीजों से मिल करके क्रोमोसोम बनते हैं। यहाँ पे सिंपली अपनी भाषा में बात करें, आपसे पूछा जा रहा है बाबू क्रोमोसोम बनते कैसे हैं, किससे मिलकर के क्रोमोसोम बनते हैं, तो आपको बताना एलिकीन, मैट्रिक्स, क्रोमेटिक्स, उसके बाद क्रोमिनीमाइटा और सेंट्रोमियर, इन 1 2 3 4 5 से मिलकर के आपको क्रोमोसोम बनते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक आप जानते हैं ना, जो ये कोशिका है इसके बीच में होते हैं केंद्र, तो इस केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्र में एक आपको केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है, इसमें आपको इस तरह से केंद्र होते हैं, इसमें आपको द्रव होते हैं। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं, ये केंद्रक है, इसमें आपके कुछ द्रव पाए जाते हैं। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है केंद्रिका, इस द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं केंद्रिका। क्लियर है। अगले प्रश्न यानी कि 21 नंबर की बात करें तो किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका आपकी दो प्रकार की होती है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक, याद रखिएगा। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ये है कोशिका के दो प्रकार। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने वाले कोशिका, पहले जो कोशिका हुआ करते तो उसकी बात करते हैं, तो वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। यूकैरियोटिक का मतलब अब जो नया वाला कोशिका हो। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका जिसमें बहुत सारे चीज नहीं पाए, जैसे केंद्रक नहीं होते थे, और भी ऐसे चीज है जो नहीं पाए जाते। तो हम आपको सब्जेक्टिव क्लास में आपको जो इन क्लास का पूरा नोट्स बनाया था उनमें हमको दिया था। फिलहाल आज के डेट में ऑब्जेक्टिव हो रही है तो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब पुरानी वाली कोशिका। तो भाई साहब, पुराने वाली कोशिका में ना केंद्रक बिल्कुल नहीं होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान, कोशिका के भीतरी या फिर बाहरी, कोशिका के अंदर या फिर बाहर, अंदर के माहौल में या फिर बाहर के माहौल में जो उसके बीच गैस का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो याद रखना है विसरण क्रिया के द्वारा होता है। समझ गए। कोशिका के अंदर हो या फिर बाहर हो, गैस का आना या जाना किस क्रिया के द्वारा, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखें तो 23 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा स्टोमाटा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है प्यारे बच्चों। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, पौधों के मूल रोम द्वारा, रोम मतलब जो उसके जड़ होते हैं, ठीक है, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है, तो परासरण के द्वारा वो अवशोषण का काम करते हैं जल का। ठीक है। चलिए 25 नंबर, जीवों का शरीर किससे बना होता है। जितने भी जीव हैं दुनिया में उसकी जो बॉडी यानी हमारी जो बॉडी आज बनी है इतनी बड़ी, वो कैसे बनी है, कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, कोशिकाओं से बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 26 नंबर का। देखिए क्या है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, यानी एक से अधिक कोशिका जिसके जिस जीव के अंदर होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, क्लेमाइडोमोनास की बात करें, ये सभी जीव जो है प्यारे बच्चों वो एक कोशिका का बना है। और हम लोगों का जो इतना बड़ा शरीर है, हमारे शरीर में असंख्य कोशिका है, मतलब हम लोग बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास, आज हम लोग का जो विकास होता है एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा होता है, तो जब कोशिका विभाजन से होता है, सेल डिवीजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीव का विकास होता है। अगला नंबर 27 देखिए, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण देना है आपको जो अपना आकार बदलती रहती है।
अमीबा जो होता है प्यारे बच्चों, वो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से ऐसे करके अमीबा स्ट्रक्चर होता है, और जब भी इनको बढ़ना होता है इस प्रकार से अपना फैलते जाती है, अपना आकार बदलती रहती है। कभी कभी इस प्रकार से हो जाती है, तो अपना ये आकार चेंज करती रहती है। याद रखना है, एक ऐसा कोशिका का उदाहरण देना है जो अपना आकार बदलती रहती है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी याद रखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलती रहती है। अगले प्रश्न यानी 28 नंबर की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, बताइए। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड करती है? तो जीवों के शरीर के आकार पे। जिस प्रकार के जीव का शरीर का आकार होगा उस प्रकार से उसके अंदर कोशिका की संख्या भी होगी। बढ़ते हैं 29 नंबर, तो केंद्रक के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया? तो मैक्स मूलर जी ने केंद्रक के बारे में, यानी कि कोशिका जो होती थी उसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं, उस केंद्रक के बारे में सबसे पहले मैक्स मूलर साहब ने बताया था। अगले प्रश्न 30 में, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं जो निर्माण होता है वो पहले से जो मौजूद कोशिका है उससे होता है? तो विर्चो ने बताया था। ठीक है, विर्चो, ये भी एक वैज्ञानिक है। चलिए अगले नंबर यानी कि 31 में देखिए, 31 में क्या है, आपको कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को मिला देने का एक रूप कहलाता है जीव द्रव्य। 32 नंबर, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाया जाता है? झिल्ली युक्त कोशिका का जो अंग होता है किस कोशिका में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक यानी कि नए वाले कोशिका। तो प्यारे साथियों, आज जो हमारा 9th क्लास का बायोलॉजी बिहार बोर्ड का था, उसमें हमने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट का यानी कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बारे में जो मेन ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी आपके पूछे जाएंगे, इसको हमने आपको अच्छे से बताया। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं फिर एक स्पेशल वीडियो के साथ, एक स्पेशल क्लास के साथ। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।